कल्पना कीजिए हम रोज की तरह ना अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन स्क्रॉल कर रहे हैं। हाँ, जैसे हम सब करते हैं। बिल्कुल। कोई मजेदार वीडियो चल रहा है या कुछ नए ऐप्स डाउनलोड हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर फोटोज लाइक की जा रही हैं। एकदम नॉर्मल सा दिन, राइट? एग्जैक्टली सब कुछ बेहद नॉर्मल और शांत लगता है। लेकिन क्या हो अगर ये शांति एक बहुत बड़ा भ्रम हो? एक जियोपॉलिटिकल भ्रम। हाँ, क्या हो अगर जिस स्क्रीन को लोग मनोरंजन का एक मासूम सा साधन मान रहे हैं, वो असल में एक ग्लोबल युद्ध का सबसे खतरनाक हथियार हो? बाप रे, ये तो बहुत बड़ा क्लेम है ना? और सबसे गहरा सवाल तो ये है कि क्या ये संभव है कि तीसरा विश्व युद्ध पहले ही लड़ा जा चुका है और बिना एक भी गोली चले बहुत से देश इसे हार भी चुके हैं? देखिए, ये एक ऐसा विचार है ना जो हिस्ट्री और प्रेजेंट को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही पलट देता है। सही में। जब भी हम वर्ल्ड वॉर शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? तोपे, टैंक्स, तबाह होते शहर और सैनिक। हाँ, बिल्कुल वही हॉलीवुड मूवीज वाला सीन। एग्जैक्टली। लेकिन आज की इस गहन चर्चा में जिस युद्ध का एनालिसिस हम करने वाले हैं, उसका स्वरूप पूरी तरह से अदृश्य और शांत है। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का मेन टॉपिक है यही है। हमारे पास जो सोर्स है वो ताजिंदर प्रीत जी द्वारा लिखा गया एक बेहद विचारोत्तेजक और कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल लेख है, राइट। जिसे प्रैक्टिकल मॉडर्न बाबा ऑफिशियल चैनल के संदर्भ में शेयर किया गया है। हमारा मिशन आज बस इस लेख में छिपे हुए उन दावों की परतें खोलना है जो हमारी मॉडर्न सोसाइटी की नींव पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। हाँ, पर इस चर्चा की गहराइयों में उतरने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात क्लियर करना मैं चाहूंगी। हाँ, वो न्यूट्रलिटी वाली बात। बिल्कुल। इस सोर्स में ना कई भारी जियोपॉलिटिकल और एंटी एस्टैब्लिशमेंट दावे किए गए हैं, खासकर अमेरिका के पतन और चाइना के दबदबे को लेकर। राइट, जो कि काफी सेंसिटिव टॉपिक हो सकता है। हाँ, तो एक एनालिस्ट के तौर पर हमारा मकसद सिर्फ लेखक के इन विचारों को निष्पक्ष रूप से डिकोड करना है। हम यहाँ किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, किसी देश जैसे चाइना या अमेरिका या इन दावों का न तो समर्थन कर रहे हैं और ना ही विरोध। सही बात है। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि सोर्स में क्या लिखा है। एग्जैक्टली, हम सिर्फ सोर्स में मौजूद विचारों का एनालिसिस कर रहे हैं। ये डिस्क्लेमर बहुत जरूरी था क्योंकि लेख की शुरुआत ही हमारे एस्टैब्लिश्ड हिस्ट्री के ज्ञान पर एक बहुत बड़े प्रहार के साथ होती है। हाँ, वो शुरुआती हिस्सा काफी इंटरेस्टिंग है। लेखक का दावा है कि दुनिया सदियों से ना वैचारिक रूप से एक ही जगह पर खड़ी है। उनका कहना है कि शासकों को कभी अपनी प्रजा की फिक्र थी ही नहीं। कभी नहीं। और ये जो सेंसस या जनगणना हम देखते हैं ना, वो कोई जन कल्याण की योजना नहीं है। तो फिर क्या है? वो सिर्फ कैपिटलिज्म और साम्राज्य के विस्तार को नापने का एक टूल रही है। बेसिकली लोग सिर्फ नंबर्स हैं। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि लेखक हिस्ट्री की उन सभी दंत कथाओं को सिरे से खारिज कर देता है। कौन सी दंत कथाएं? देखिए, हमें हमेशा से बताया गया है कि इतिहास के बड़े युद्ध जर, जोरू, जमीन के लिए लड़े गए, यानी दौलत, औरत और जमीन। हाँ, ये तो हमने स्कूल में भी पढ़ा है। राइट। लेकिन सोर्स के अनुसार ये केवल मूर्ख कहानीकारों द्वारा कहानी में ट्विस्ट लाने के लिए घड़ा गया एक भ्रम था। अच्छा, तो अगर इतिहास की किताबों में दर्ज कारण सिर्फ मनोरंजन थे, तो लेखक के हिसाब से उन बड़े युद्धों का असली कारण था क्या? लेखक क्लियर करता है कि इंसानों के बीच जो भी बड़े युद्ध हुए उनके पीछे रंग, नस्ल, कौम या धर्म का नाम जरूर था, पर वो कभी असली कारण नहीं थे। तो असली कारण क्या था? सत्ता और राज करने के पीछे हमेशा तीन ही मेन मकसद रहे हैं: दौलत, शोहरत और अय्याशी। और इन सब को हासिल करने का और बनाए रखने का सिर्फ एक ही तरीका है: आर्थिक ताकत या इकोनॉमिक पावर, यानी पैसा और कंट्रोल। एग्जैक्टली। शासकों की नीतियां सिर्फ तीन पिलर्स पर टिकी होती हैं। पहला, सत्ता कैसे हासिल करनी है। दूसरा, उस पर काबिज कैसे रहना है। और तीसरा, विरोधियों को कैसे कुचलना है। धर्म या जाति के नाम पर जो भी बंटवारे हुए ना, वो केवल आम लोगों को बांटने और उनका ध्यान भटकाने की एक स्ट्रैटेजी थी। अगर इस स्ट्रैटेजी को समझना हो तो यहाँ एक एनोलॉजी फिट बैठती है। सोच कर देखिए, ये ना एक जादू के खेल की तरह है। जादू का खेल? वो कैसे? देखिए, जो जादूगर है यानी जो शासक वर्ग है, वो हमें धर्म और जाति का एक चमकीला लाल कपड़ा हवा में लहरा कर दिखाता है। हाँ, ताकि सबका ध्यान उस लाल कपड़े पर रहे। एग्जैक्टली, हमारा पूरा ध्यान उस लाल कपड़े की तरफ होता है। हम उसी को लेकर आपस में लड़ते रहते हैं। पर इस बीच जादूगर का जो दूसरा हाथ है ना,
हाँ, वो चुपचाप हमारी जेब से हमारी आर्थिक ताकत और आजादी निकाल रहा होता है। असली खेल हमेशा उस दूसरे हाथ का रहा है। वाव, ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। जादूगर का वो दूसरा हाथ ही हिस्ट्री को सच में कंट्रोल करता आया है। सही बात है। और इसी लॉजिक को आगे बढ़ाते हुए लेखक समझाता है कि जब सत्ता का असली मकसद सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक लूट है, तो टाइम के साथ युद्ध लड़ने के तरीके भी तो बदलेंगे ना। हाँ, ऑब्वियसली। जब घोड़ों और तलवारों से वो आर्थिक लूट ठीक से नहीं हो पाती, तो टेक्निक तो बदलनी ही थी। बिल्कुल। तो इस इकोनॉमिक लूट के लिए तलवारों से लेकर आज के इस अदृश्य युद्ध तक का सफर कैसे तय किया गया? सोर्स इस सफर को बहुत क्लियरली ट्रेस करता है। हम्म, पहले और दूसरे वर्ल्ड वॉर में दुनिया को मिलिट्री फोर्स से लूटा गया और गुलाम बनाया गया। राइट। युद्ध तलवारों से टैंक्स तक और फिर न्यूक्लियर वेपन्स तक पहुंचा। लेकिन इसके बाद एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। कैसा शिफ्ट? लेखक का तर्क है कि यूरोप और अमेरिका जैसे देशों ने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई। दूसरे देशों को डायरेक्ट हराने के बजाय उन्हें आपस में लड़वाओ। ओ, डिवाइड एंड रूल का बड़ा वर्जन। हाँ, दोनों साइड्स को अपने हथियार बेचो और उन्हें इकोनॉमिकली इतना वीक कर दो कि वो मजबूर होकर ऐसी इंटरनेशनल ट्रीटीज में बंध जाएं जहां से वो कभी फाइनेंशियली आजाद ही ना हो सके। ये तो बहुत ही चालाकी भरी स्ट्रैटेजी है। और यहाँ पर इस लेख का सबसे चौंकाने वाला क्लेम सामने आता है। हाँ, तीसरे विश्व युद्ध वाला क्लेम। राइट। लेखक कहता है कि तीसरा विश्व युद्ध ना कोई फ्यूचर में होने वाली चीज नहीं है, ये पहले ही लड़ा जा चुका है। और कई देश इसे हार भी चुके हैं। एग्जैक्टली। और ये युद्ध किसी मिलिट्री फोर्स से नहीं, बल्कि इकोनॉमिक पॉलिसीज और बायोलॉजिकल वेपन से लड़ा गया। पर यहां मुझे एक चीज थोड़ी अजीब लगती है। जब भी हम बायोलॉजिकल वेपन सुनते हैं तो दिमाग में किसी साईफाई मूवी का वायरस आता है जो सबको मार देगा। हाँ, नॉर्मल रिएक्शन वही होता है। तो अगर ये सिर्फ पैसे और इकोनॉमी की लूट का युद्ध है, तो इसमें बायोलॉजिकल वेपन का क्या काम? मतलब मरे हुए लोगों से इकोनॉमी कैसे चलेगी? ये बेहद जरूरी सवाल है और सोर्स इस कंफ्यूजन को बहुत अच्छे से क्लियर करता है। अच्छा, कैसे? लेखक के नजरिए से इस नए युद्ध में बायोलॉजिकल इवेंट का मकसद लोगों को मारना नहीं था। इसका मेन टारगेट था ग्लोबल सप्लाई चेन को तोड़ना। सप्लाई चेन को तोड़ना। हाँ, देखिए, जब कोई बायोलॉजिकल खतरा आता है तो क्या होता है? दुनिया भर में लॉकडाउन्स लगते हैं। हाँ, पोर्ट्स बंद हो जाते हैं, फैक्ट्रीज रुक जाती हैं। एग्जैक्टली। लोकल प्रोडक्शन रुक जाता है। ऐसे में जो देश अपने रिसोर्सेज को पहले से ही जमा कर चुका है और जिसका मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह तैयार है, वही देश इस रुकी हुई दुनिया में कंट्रोल करेगा। सही पकड़े, वो देश इस ठहरी हुई दुनिया में अपनी शर्तों पर मार्केट को चलाता है। ये एक तरह का पॉज बटन था। बाप रे। जिसने बिना किसी मिलिट्री हमले के पूरी दुनिया के आर्थिक ढांचे को अपने हिसाब से सेट कर लिया। तो बेसिकली ये मौत का युद्ध नहीं था, ये मार्केट कैप्चर का युद्ध था। एकदम सही। लेखक ने उन देशों का भी एग्जाम्पल दिया है जो इस युद्ध में बिना लड़े ही हार गए, जैसे दुबई या अरब देशों का जिक्र किया गया है। हाँ, सोर्सेस पर काफी स्पेसिफिक एग्जांपल्स देता है। उन देशों के बारे में सोचिए जिनकी अपनी कोई सॉलिड मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन इकोनॉमी नहीं है। जैसे अरब देश जो मेनली कच्चे तेल पर डिपेंडेंट है। राइट। और दुबई जैसी जगह जो टूरिज्म पर चलती है। लेखक का मानना है कि इन देशों को अब किसी बड़ी फौज की जरूरत ही नहीं बची है। क्यों? क्योंकि इनके पास ऐसा कोई नेचुरल मटेरियल या फैक्ट्री सेटअप नहीं है जिसे कोई बाहरी ताकत मिलिट्री भेजकर लूटना चाहे। ये देश तो अब बस एक बड़ा सा मार्केट बनकर रह गए हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई बड़ी ग्लोबल ताकत इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम गिरा दे या टूरिज्म रुकवा दे, तो इनकी इकोनॉमी तो ताश के पत्तों की तरह ढेर हो जाएगी। एकदम। इन्हें हराने के लिए किसी मिसाइल की जरूरत कहाँ है? बस एक आर्थिक नीति, एक पॉलिसी चेंज ही काफी है। हाँ, वो बैठे बिठाए ये वर्ल्ड वॉर हार चुके हैं। और लेखक इसके आगे एक और डेंजर वार्निंग देता है। वो कहते हैं कि अब सिर्फ एक ही ट्रेडिशनल इकोनॉमिक बेस बचा है और वो है सोना, यानी गोल्ड। अच्छा। अगर इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमतें भी एक लिमिट से नीचे गिरा दी जाए तो वो देश जो अपने गोल्ड रिजर्व पर टिके हुए हैं वो भी कोलैप्स कर जाएंगे, बिना लड़े हार मान लेंगे। ये तो ग्लोबल इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही ब्रूटल, मतलब क्रूर एनालिसिस है तो। पर अगर हम इसे आम लोगों के लेवल पर देखें, अगर हम पर बॉम्ब नहीं गिर रहे हैं तो आम आदमी को गुलाम कैसे बनाया जा रहा है? ये जो मॉडर्न स्लेवरी है, ये दिखती कैसी है? इस सवाल का जवाब ना हमारी डिजिटल लाइफ में बहुत गहराई से छुपा हुआ है।
लेखक का दावा है कि आज की दुनिया में इंसान सिर्फ एक आईपी एड्रेस या एक गूगल आईडी बनकर रह गया है। आईपी एड्रेस। यहाँ मैं अपनी एक और एनालॉजी यूज करना चाहूंगा। हाँ, बताइए। हम अक्सर सोचते हैं ना कि ये बड़ी टेक कंपनीज हमें मुफ्त में ईमेल दे रही हैं, मुफ्त वीडियो, मुफ्त सोशल मीडिया दे रही हैं। हाँ, हमें लगता है सब फ्री है। पर ये कुछ वैसा ही है जैसे हम किसी बहुत ही चमचमाते महंगे फ्री कसिनो में बैठे हैं, जहाँ एंट्री फ्री है, ड्रिंक्स फ्री हैं, सारे गेम्स फ्री हैं। राइट, और हम खुश होते। हम खुश हैं कि बिना पैसे दिए मजे कर रहे हैं। लेकिन असल में उस कसिनो में हम जो हार रहे हैं ना, वो हमारे पैसे नहीं है। तो फिर क्या है? वो हमारा फ्यूचर बिहेवियर है, हमारी पसंद नापसंद और हमारी आज़ादी है। वो हमारी जेब नहीं काट रहे, वो हमारा कल हैक कर रहे हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें ना, तो आपकी ये एनोलॉजी सोर्स के उस डिजिटल जेल वाले पॉइंट को बहुत अच्छे से समझाती है। लेखक साफ कहता है कि ये फ्री इंटरनेट असल में एक इनविजिबल जंजीर है। हमारी हर एक्टिविटी, हर सर्च, हम क्या पसंद करते हैं, सब कुछ डेटा के रूप में उनके कंट्रोल में है। और ये सब फ्री इसलिए है क्योंकि वो लगातार हमारी औकात नाप रहे हैं, हमारी बाइंग पावर और आदतें ट्रैक कर रहे हैं। एग्जैक्टली। इस नई दुनिया में हम इंसान नहीं हैं, हम बस एक मार्केट हैं, एक प्रोडक्ट है जिसे वो अपनी मर्जी से कुछ भी बेच सकते हैं। और इस डिजिटल कसिनो में सबसे खतरनाक बात यह है कि हमें ये भी नहीं पता कि इसका असली मालिक कौन है। सही कहा। लेख में जिक्र है कि बिना किसी शोर शराबे के इलेक्ट्रॉनिक करेंसी और दुनिया की बड़ी आईटी कंपनीज के शेयर्स अब चीनी कंपनीज के पास जा रहे हैं। हाँ, शांति से शिफ्ट हो रहा है सब। हमारा डेटा, हमारा आर्थिक फ्यूचर किसी और को सौंप दिया जाता है और हमारा मालिक बदल जाता है और हमें भनक तक नहीं लगती। यही है नई सदी की डेटा ड्रिवन स्लेवरी। और इसी कॉन्टेक्स्ट में लेखक एक ऐसी बात कहता है जो थोड़ी चुभने वाली हो सकती है। कौन सी बात? उनका तर्क है कि हम जिस डेमोक्रेसी या लोकतंत्र पर इतना गर्व करते हैं, वो अब सिर्फ एक गलतफहमी बनकर रह गया है। लोकतंत्र एक गलतफहमी है। क्या लेखक ये कह रहा है कि पब्लिक के वोट की अब कोई वैल्यू ही नहीं बची? सोर्स का एग्जैक्टली यही पॉइंट है कि स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अब इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी जैसी कोई चीज बची ही नहीं है। ये तो बहुत एक्सट्रीम लग रहा है। लेखक कहता है कि बड़े पॉलिटिकल लीडर्स अब जनता नहीं चुनती, उन्हें बड़े कॉर्पोरेट्स और बिजनेसमैन तय करते हैं। ओह, क्योंकि इलेक्शंस में पैसा लगता है। बिल्कुल। इलेक्शन लड़ने के लिए और पॉलिसी बनाने के लिए जो अंधा पैसा चाहिए, वो इन ग्लोबल कंपनीज से आता है। और क्योंकि दुनिया की लगभग हर बड़ी कंपनी इनडायरेक्टली चाइना की मैन्युफैक्चरिंग की गुलाम बन चुकी है, इसलिए कोई भी नेता ऐसी पॉलिसी नहीं बना सकता जो इस ग्लोबल सप्लाई चेन के खिलाफ जाए। लेकिन रुकिए, ये तो बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग पिक्चर हो गई। हाँ, थोड़ी डार्क तो है। क्या सच में हमारी कोई फ्री विल, कोई अपनी मर्जी बची ही नहीं है? क्या हम सिर्फ किसी ग्लोबल कंप्यूटर कोड के प्यादे हैं जो बस इसलिए जिंदा है ताकि कोई विदेशी सर्वर हमें एक नया प्रोडक्ट बेच सके? ये सवाल उठना एकदम नेचुरल है, पर याद रहे हम यहाँ दुनिया को लेखक के चश्मे से देख रहे हैं। हाँ, वही एनालिसिस चल रहा है। और उनके नजरिए में सिस्टम कुछ इस तरह ही सेट हो चुका है। चाइना का इकोनॉमी मॉडल ये तय कर सकता है कि वो अपना सामान किसे बेचेगा और किस रेट पर बेचेगा। और अगर कुल्लू उनकी बात ना माने तो वो बस उस देश की सप्लाई रोक देंगे और उसके दुश्मन देश को सस्ता माल दे देंगे। इस तरह पहले वाले देश को बिला फौज भेजे ही इकोनॉमिकली बर्बाद किया जा सकता है। इस पूरी चर्चा से एक बात तो बहुत क्लियर निकल कर आती है कि पावर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था वो पूरी तरह से शिफ्ट हो चुका है। एकदम। लेखक ने अपने आर्टिकल में इस पूरे डिजिटल, इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल शिफ्ट को 10 मेन पॉइंट्स में समेटा है, जिसे वो न्यू ग्लोबल ऑर्डर कहते हैं। राइट। अगर हम उन पॉइंट्स को जल्दी से देखें तो वो तेजी से 3 मेन थीम्स की तरफ इशारा करते हैं: टेक मोनोपोली, अमेरिका का डाउनफॉल और नए ग्लोबल मार्केट का बनना। हाँ, उन सभी 10 पॉइंट्स का कोर मैसेज यही है कि हमारा मालिक बदल चुका है। पॉइंट नंबर 1। एग्जैक्टली। दूसरा ये कि इकोनॉमी अब चाइना के हाथों में है। तीसरा, दुनिया की सारी बड़ी आईटी कंपनीज अब इस नए सिस्टम यानी चाइना की सर्विस करेंगी। चौथा पॉइंट शायद ये था कि चाइना पूरी दुनिया को अपनी एक बड़ी मंडी बनाएगा। सही। और पांचवा कि जो इंटरनेशनल एजेंडा है वो अब वेस्टर्न देशों के हिसाब से नहीं बल्कि चाइना के हिसाब से तय होगा। और इस सब में सबसे बड़ा झटका लगा है अमेरिका को। छठा पॉइंट यही है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अब अमेरिका नहीं रहा। और सातवां पॉइंट इसी से जुड़ा है। लेखक ने थोड़ा टॉन्ट करते हुए कहा है कि अगर अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने आर्टिकल में पीएम लिखा है, अगर वो बदल भी जाए, यानी उनका प्रेसिडेंट बदल जाए, हाँ,
तब भी वो इस इकोनॉमिक लड़ाई को इतनी आसानी से दोबारा नहीं जीत पाएंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। अमेरिका जैसा देश जो इतने दशकों से अपनी मिलिट्री और डिप्लोमेसी से दुनिया चलाता था, जैसे साउथ कोरिया में उनका बेस है, हाँ, उसने इस तीसरे विश्व युद्ध में बिना किसी टकराव के अपने हथियार क्यों डाल दिए? क्योंकि लेखक के हिसाब से अमेरिका को ये समझ आ गया था कि इस नए डेटा और सप्लाई चेन वाली लड़ाई में उनकी कन्वेंशनल आर्मी का कोई फायदा ही नहीं है। और 8वां पॉइंट ये था कि लेखक का अपना देश इस वर्ल्ड वॉर का हिस्सा था ही नहीं, वो बस दर्शक थे। राइट। 9वां पॉइंट इस बात पर जोर देता है कि ये युद्ध बेसिकली टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने के लिए लड़ा गया एक बायोलॉजिकल और इकोनॉमिक युद्ध था, जिसमें देश बिना लड़े ही हार गए। और आखिरी 10वां पॉइंट, क्योंकि चाइना इसकी तैयारी बहुत लंबे टाइम से कर रहा था, इसलिए इसका आम लोगों की डेली लाइफ या मोर्टेलिटी रेट पर कोई ऐसा असर नहीं पड़ा जिससे आम जनता सड़कों पर उतर आए। लोग बस एक दिन सुबह उठे और उन्हें पता चला कि उनकी इकोनॉमी के रूल्स बदल चुके हैं। सच है, अगर खेल खत्म हो चुका है और बड़ी ताकतों ने घुटने टेक दिए हैं, तो क्या ह्यूमैनिटी का फ्यूचर पूरी तरह से डार्क है? यहाँ पर सोर्स एक बहुत ही अजीब और अनएक्सपेक्टेड टर्न लेता है। कैसा टर्न? इतने डार्क और डिप्रेसिंग एनालिसिस के बाद लेखक आर्टिकल के एंड में कहता है कि अब आम इंसान को आराम से बेफिक्र होकर सोना चाहिए। वेट, क्या बेफिक्र होकर सोना चाहिए एक ग्लोबल इनविजिबल वॉर हारने के बाद? हाँ, ये तो बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा है मुझे। कॉन्ट्रडिक्टरी जरूर है, पर इसके पीछे लेखक का एक टेक फोकस नजरिया है। उनका मानना है कि इस वॉर के बाद अगले 10-15 सालों में टेक्नोलॉजी का एक ऐसा डेवलपमेंट होगा जो हमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ओह, लेखक यहाँ एक शब्द पर बहुत जोर देते हैं, रफ्तार। आने वाले टाइम में ये रफ्तार ही दुनिया पर राज करेगी। रफ्तार यानी स्पीड? हाँ, टेक एवोल्यूशन की स्पीड। मतलब जिस साईफाई दुनिया की हम फिल्मों में कल्पना करते थे, वो जल्दी हमारी रियलिटी बनने वाली है। बिल्कुल। सोर्स की प्रोफेसी ये है कि मौत को छोड़कर इंसान लगभग हर फिजिकल और बायोलॉजिकल लिमिट को क्रॉस कर लेगा। टेक हमें वहां ले जाएगी जहां हमारी सारी मजबूरियां खत्म हो जाती हैं। और इसी रफ्तार के साथ वो लेख एक आखिरी दिमाग हिला देने वाली भविष्यवाणी पर खत्म होता है। हाँ, 2035 वाली बात। राइट। लेखक कहता है कि 2035 से पहले ये ग्लोबल इकोनॉमिक पावर एक बार फिर से शिफ्ट होगी और तब दुनिया का चौथा विश्व युद्ध होगा। पर इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि सोर्स के अनुसार ये चौथा विश्व युद्ध इंसानों या देशों के बीच नहीं होगा। तो फिर किससे होगा? ये ब्रह्मांड की किसी और ताकत से, यानी किसी कॉस्मिक या यूनिवर्सल पावर से लड़ने की तैयारी के लिए होगा। 2035 और एलियंस या कॉस्मिक पावर से युद्ध। सही में ये जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और साईफाई का एक ऐसा मिक्स है जो दिमाग को पूरी तरह सुन कर देता है। हाँ, सोचना पड़ता है कि ये सच में क्या बोल गए लेखक। अगर हम आज की इस गहन चर्चा को समअप करें तो हमने देखा कि शासकों की पावर और पैसे की भूख तो कभी नहीं बदली। बिल्कुल नहीं। बस उसके टूल्स बदले हैं, तलवारों से शुरू होकर आज के इस दौर तक जहां हमारा आईपी एड्रेस और डेटा ही नए हथियार बन गए। और लेखक के हिसाब से चाइना इस इनविजिबल वॉर को जीतकर नया बॉस बन चुका है। ये एनालिसिस उन सभी लोगों के लिए बहुत रेलेवेंट है जो आज फोन यूज करते हैं। अगली बार जब भी हम कोई फ्री ऐप डाउनलोड करें तो हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि इस डिजिटल दुनिया में रियल प्रोडक्ट क्या है। वो प्रोडक्ट वो ऐप नहीं है, वो प्रोडक्ट हम खुद हैं, हमारा टाइम, हमारा डेटा। एग्जैक्टली। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब क्या होना चाहिए? देखिए, चर्चा के इस अंत में एक नया विचार दिमाग में आता है। ये विचार सोर्स से ही निकलता है, पर उसे एक स्टेप और आगे ले जाता है। कैसा विचार? लेखक कहता है कि आज टेक कंपनीज हमें सिर्फ एक कंज्यूमर या एक डेटा पॉइंट मानती हैं। हमारी औकात बस इतनी है कि हम उनका सामान खरीदते हैं। राइट। लेकिन सोचिए, जिस रफ्तार और टेक डेवलपमेंट की बात लेखक कर रहा है, जैसे जैसे एआई और रोबोट्स एडवांस्ड होंगे, एक टाइम आएगा जब एआई खुद ही सामान बनाएगा और शायद बेटर एआई बनाने के लिए उस सामान का यूज भी खुद ही करेगा। ये तो बहुत ही डीप पॉइंट है। तो जब बनाना और यूज करना दोनों मशीन्स के हाथ में चला जाएगा तो एक ह्यूमन कंज्यूमर होने की हमारी क्या वैल्यू बचेगी? जीरो। वही तो। क्या 2035 के उस कॉस्मिक युद्ध से पहले हमें किसी एलियन से नहीं बल्कि खुद से ही लड़कर ये साबित नहीं करना पड़ेगा कि एक डेटा पॉइंट होने के अलावा एक इंसान होने का असल मतलब क्या है? ये तो सच में काफी प्रोफाउंड सवाल है ना?
ये एक ऐसी चर्चा है जो वैसे तो काफी परेशान करती है, लेकिन इस पर सोचना बहुत जरूरी है। सोचिए जरूर।